कभी सोचा है कि संस्कृत की सिर्फ एक लाइन में भारत के एक पूरे हिस्से की खूबसूरती कैसे समा सकती है? आज हम एक ऐसे ही मनमोहक कोने की कहानी में उतरने वाले हैं, एक ऐसी जगह जहां की हवा में संगीत है और मिट्टी में कला। तो चलिए साथ मिलकर इसे खोजते हैं। तो देखिए, चैप्टर की शुरुआत ही कितनी खूबसूरत लाइन से होती है। ये कहती है कि भारत का एक कोना फूलों के गुच्छे जैसा है। जरा सोचिए, ये लाइन सुनते ही मन में कैसी तस्वीर बनती है। एकदम रंगीन, ताजगी से भरी, है ना? जैसे हम किसी सुंदर से बगीचे में पहुंच गए हों। तो क्या कोई अंदाजा लगा सकता है कि ये कौन सी जगह हो सकती है? सोचिए जरा। ये जगह है हमारा शानदार पूर्वोत्तर भारत, यानी नॉर्थ ईस्ट इंडिया। जी हाँ, इस पूरे पार्ट में इसी जादुई कोने की बात हो रही है। और इस पूरे क्षेत्र का दिल वो बसता है इस एक नंबर में, 8। हाँ, ये कोई मामूली फूलों का गुच्छा नहीं है। इसमें 8 बेहद खूबसूरत और अनोखे राज्य शामिल हैं, जो मिलकर इस जगह को इसकी अपनी एक अलग ही पहचान देते हैं। तो ये रहे वो 8 राज्य: अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और सिक्किम। लेकिन जैसा कि हम इस चैप्टर में आगे देखेंगे, ये सिर्फ नक्शे पर लिखे कुछ नाम नहीं हैं। नहीं, हर एक राज्य की अपनी संस्कृति, अपना इतिहास और अपनी प्राकृतिक सुंदरता की एक अलग ही कहानी है। तो चलिए अब चैप्टर के पहले श्लोक में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। ये कहता है, पर्वतहि नदीभिश्च सुशोभितानि एतानि राज्यानि। इसका मतलब है कि ये जो राज्य हैं, ये पहाड़ों और नदियों से सजे हुए हैं, सुशोभित हैं। और अगर इसे आसान भाषा में समझें तो बस कल्पना कीजिए एक ऐसी जगह की जो चारों तरफ से ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से और ब्रह्मपुत्र जैसी विशाल नदियों से घिरी हुई है। यही नदियां तो हैं जो इस जमीन को जीवन देती हैं और इसकी खूबसूरती में 4 चांद लगाती हैं। अच्छा, इस श्लोक में कुछ शब्द हैं जो इस तस्वीर को और भी साफ कर देते हैं। जैसे प्रवहंती, इसका मतलब है बहती हैं, जैसे नदियां बहती हैं। फिर है पीठस्थलानी, यानी पठार, जो यहाँ की जमीन का एक जरूरी हिस्सा है। और भूवैविध्यम का मतलब है भूमि की विविधता, मतलब यहाँ की जमीन एक जैसी नहीं बल्कि कई तरह की है। और अब आता है इस चैप्टर का सबसे दिलचस्प सवाल। इन राज्यों को 7 बहनें और 1 भाई, यानी 7 सिस्टर्स एंड 1 ब्रदर, आखिर क्यों कहा जाता है? यह सिर्फ एक नाम नहीं है, इसके पीछे एक बहुत गहरा मतलब छुपा हुआ है। तो चलिए इस राज से पर्दा उठाते हैं। और इसका जवाब वो इसी संस्कृत लाइन में छुपा है। यहां लिखा है, प्रयोगो अयम प्रतीकात्मको वर्तते, जिसका मतलब है कि ये जो प्रयोग है, यानी ये जो नाम इन्हें दिया गया है, वो सिंबॉलिक है, प्रतीकात्मक है। तो मतलब ये है कि ये कोई असली खून का रिश्ता नहीं है, बल्कि ये एक टाइटल है, एक उपाधि है। और ये उपाधि इन्हें क्यों मिली? क्योंकि इनकी सामाजिक, सांस्कृतिक और यहाँ तक कि भौगोलिक बनावट में इतनी समानताएं हैं, इतनी सिमिलैरिटीज हैं कि ये सब मिलकर एक परिवार जैसे ही लगते हैं। यहाँ पर ये 2 शब्द इस पूरी बात को समझने की चाबी हैं। प्रतीकात्मको मतलब सिंबॉलिक, यानी जो किसी चीज का प्रतीक हो। इस केस में ये एकता का प्रतीक है। और साम्याद मतलब समानता के कारण। तो बस इन्हीं समानताओं की वजह से इन्हें एक परिवार का नाम मिला है। तो ये हैं वो 8 भाई बहन। 7 बहनें हैं अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा। और इन 7 बहनों का एक छोटा भाई है सिक्किम। है ना कितना खूबसूरत तरीका इनकी भौगोलिक और सांस्कृतिक नज़दीकी को दिखाने। अब देखिए, ये जो बात कही गई है ये बहुत गहरी है। संस्कृत में कहा गया है कि क्षेत्रफल के हिसाब से, यानी एरिया के हिसाब से, ये राज्य लघुनी मतलब छोटे हो सकते हैं, लेकिन गुण गौरव दृष्टिया, यानी अपने गुणों, अपनी संस्कृति और अपने गौरव के लिहाज से ये बृहत्तराणी हैं, बहुत बड़े हैं। तो बात साफ है, इन्हें आकार से नहीं बल्कि इनके महत्व से आंका जाना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं यहाँ के लोगों की, जो इस जगह की असली आत्मा है। ये क्षेत्र जनजाति बहुल प्रदेश है, मतलब यहाँ बहुत सी जनजातियां रहती हैं। श्लोक में कुछ के नाम भी बताए गए हैं, जैसे गारो, खासी, नागा, मिजो और लेप्चा। और इस क्षेत्र की विविधता तो देखिए, गारो, खासी, नागा, मिजो, लेप्चा, और ये तो सिर्फ कुछ नाम हैं। इनके अलावा भी न जाने कितनी ही जनजातियां यहाँ सदियों से एक साथ रह रही हैं। सोचिए, हर जनजाति की अपनी अलग भाषा, अपनी अलग पोशाक और अपनी अनोखी परंपराएं। ये सच में एक जीता जागता कल्चरल म्यूजियम है।
चैप्टर में यहाँ के लोगों को सिर्फ 2 शब्दों में बयां किया गया है, लेकिन ये 2 शब्द ही अपने आप में बहुत कुछ कहते हैं। पहला है ऊर्जस्विनः, यानी शक्तिशाली, ऊर्जा से भरपूर, और दूसरा है निष्णाता, मतलब अपनी कला और परंपराओं में माहिर, एकदम एक्सपर्ट। अब एक ऐसी चीज की बात करते हैं जो इस पूरे क्षेत्र की जान है, बांस, जिसे संस्कृत में वंश वृक्ष कहा गया है। ये सिर्फ एक पौधा नहीं है, बल्कि यहाँ की संस्कृति, कला और यहाँ तक कि अर्थव्यवस्था की नींव है। ये श्लोक हमें बताता है कि बांस का इस्तेमाल कितना ज्यादा होता है। ये कहता है कि कपड़ों और गहनों से लेकर घर बनाने तक लगभग हर चीज में बांस से बनी वस्तुओं का ही उपयोग किया जाता है। मतलब यहाँ की जिंदगी में बांस हर जगह है, कपड़ों और गहनों से लेकर घर बनाने तक। यहाँ की हाथ की कारीगरी यानी हैंडीक्राफ्ट्स इतनी कमाल की है कि अब तो ये बैम्बू इंडस्ट्री अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी पहचान बना चुकी है। ये दिखाता है कि कैसे प्रकृति और इंसान मिलकर एक सुंदर और आत्मनिर्भर जीवन बना सकते हैं। और पाठ के आखिर में टीचर एक बहुत ही खूबसूरत बात कहती हैं। वो कहती हैं कि ये जो राज्य हैं, ये घूमने के लिए, भ्रमण करने के लिए स्वर्ग जैसे हैं। एक ऐसी जगह जहां प्रकृति, संस्कृति और इतिहास का एक अद्भुत संगम देखने को मिलता है। इसका सीधा सा मतलब है कि अगर कोई घूमने के लिए एक शानदार जगह ढूंढ रहा है, तो पूर्वोत्तर भारत उनके लिए स्वर्ग के जैसा है। यहाँ का अनुभव यकीनन जिंदगी भर याद रहने वाला होगा। तो इस पूरे चैप्टर का सार क्या है? सीधी सी बात है, पूर्वोत्तर भारत 8 राज्यों का एक बहुत ही अनोखा क्षेत्र है, जिसे हम प्यार से 7 बहनें और एक भाई के नाम से जानते हैं। ये जगह प्रकृति, अलग अलग संस्कृतियों और बांस की कला से भरी हुई है, जो इसे हमारे देश का एक बहुत ही सुंदर और ज़रूरी हिस्सा बनाती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमें इस क्षेत्र की खूबसूरती और इसकी विविधता की सराहना करनी चाहिए और इसके बारे में और भी जानने की कोशिश करनी चाहिए। तो इस चैप्टर ने हमें भारत के एक शानदार कोने की यात्रा करा दी। अब सवाल यह है कि हमारे देश के किस हिस्से को अगली बार खोजा जाए, क्योंकि सच तो यह है कि भारत में देखने और सीखने के लिए कभी कुछ खत्म नहीं होता। तो अपनी खोज जारी रखनी चाहिए।